आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स। तो आज की क्लास में हम एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स होते क्या हैं। देखिए, ये वो एजेंट्स होते हैं जो कि टीबी को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब टीबी क्या होता है? टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, ये एक डिजीज है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा कोज की जाती है। अगर उस बैक्टीरिया का स्पेशली आप नाम बताऊं तो उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम। जो ट्यूबरक्लोसिस है वो माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के द्वारा कोज की जाती है। लेकिन जो ये माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है इनकी भी 3 स्पीसीज होती है। पहली है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम बोविस, माइकोबैक्टीरियम एफ्रिकेनम। ये तीनों ही क्या है? ट्यूबरक्लोसिस कोज करते हैं। लेकिन खास बात क्या है, जो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ये सबसे ज़्यादा टीबी कोज करता है। ठीक है, तो मोस्ट कोजिंग जो एजेंट है वो ट्यूबरक्लोसिस है। कभी कभी बोविस भी करता है, रेयरली इस बैक्टीरिया के द्वारा टीबी कोज की जाती है। ठीक है, जो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या है। जो पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसकी जो 1/3 पॉपुलेशन है, तो अबाउट 1/3 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन वो इस बैक्टीरिया के द्वारा क्या है? इन्फेक्टेड होती है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इस बैक्टीरिया के द्वारा 1/3 जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का वो इस बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो ट्यूबरक्लोसिस है वो हमारी बॉडी में किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है। जो मोस्ट कॉमन ऑर्गन होता है जो अफेक्ट है होता है हमारी बॉडी में इस डिजीज के द्वारा वो है लंग्स। तो मोस्ट कॉमन अफेक्टिंग ऑर्गन बाय ट्यूबरक्लोसिस इज लंग्स। लंग्स के अलावा जो अदर ऑर्गन्स है वो भी अफेक्ट होते हैं, टिश्यू और ऑर्गन भी अफेक्ट होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अफेक्टिंग ऑर्गन है वो लंग्स होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था एंटी ट्यूबर एजेंट के बारे में और ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। अब ट्यूबरक्लोसिस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डाटा और बताता हूँ। ठीक है, देखिए, पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो पूरे वर्ल्ड के अंदर ना 9 मिलियन केस पाए जाते हैं, 9 मिलियन एक्टिव केस पाए जाते हैं टीबी के, जिनमें से 1.7 मिलियन जो पीपल हैं वो मर जाते हैं। एक साल की बात कर रहा हूँ मैं, WHO ने ये डाटा दिया है। अकॉर्डिंग टू WHO 9 मिलियन एक्टिव केस पाए जाते हैं टीबी के, जिनमें से 1.7 मिलियन मर जाते हैं। ठीक है, अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया के अंदर नियरली 2 मिलियन एक्टिव केस पाए जाते हैं टीबी के, जिनमें से 0.5 मिलियन जो पीपल हैं वो मर जाते हैं, टीबी की वजह से मरते हैं। इसलिए WHO ने इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, सो WHO डिक्लेयर्ड टीबी एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। ठीक है, जैसे अभी कोरोना का टाइम है, कोरोना को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी क्या है? डिक्लेयर कर दिया था। तो उसी वजह से टीबी की वजह से क्या है? मर रहे थे और ये एक्टिव केस पाए थे, इसलिए इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया था। राइट, आगे बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन की। देखिए, जो ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स होती है इनको 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला है सिंथेटिक ड्रग्स, दूसरा है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, पहले वो ड्रग्स हैं जो सिंथेटिक हैं, जैसे आइसोनायाजिड, इथोनामाइड, इथाम्ब्यूटोल, पायराजिनामाइड, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, थायासिडाजोन। तो ये सिंथेटिक ड्रग है जो कि टीबी को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, आइसोनायाजिड को H से डिनोट किया जाता है, इथाम्बिटोल को E से, पायराजिनामाइड को Z से। ठीक है, आगे बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की। दूसरी जो कैटेगरी है वो है एंटीबायोटिक्स। इसके अंदर ये सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि टीबी को ठीक करने के लिए यूज की जाती हैं। पहली है राइफा एम्पिसिन, राइफाब्यूटिन, साइक्लोसेरिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैप्रियोमाइसिन सल्फेट, कानामाइसिन, राइफामसिन। ठीक है, तो ये सारी एंटीबायोटिक है जो कि टीबी को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। अब जो ये राइफामसिन है ये R से डिनोट की जाती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये S से डिनोट की जाती है। ठीक है, देखिए, अब ये है हमारी पहली क्लासिफिकेशन। एक दूसरी क्लासिफिकेशन भी है जो बहुत सारी बुक्स के अंदर दी गई है। ठीक है, तो पहली क्लासिफिकेशन में तो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, सिंथेटिक और एंटीबायोटिक। तो सिंथेटिक के अंदर ये ड्रग्स आती है और एंटीबायोटिक्स में सारी जो भी एंटीबायोटिक हमने पढ़ी वो आती हैं। ठीक है, अब दूसरी क्लासिफिकेशन ये है कि इसको 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग, दूसरा है सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग। फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग यानी कि वो ड्रग्स होती हैं जिनकी एफिकेसी हाई होती है और टॉक्सिसिटी लो होती है।
और सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग वो होती हैं जिनकी टॉक्सिसिटी हाई होती है, एफिकेसी लो होती है। मतलब कि जो फर्स्ट और सेकेंड लाइन है एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग के अंदर कौन सी ड्रग आएंगी? जो भी ये सिंबल के साथ ड्रग बनी है ना, ये ठीक है, ये सारी आएंगी फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग में। और जो सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग में आएंगी, जो ये विदाउट सिंबल बनी है, वो आएंगी सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग में। ठीक है, तो आप याद करने का तरीका क्या है, ये क्लासिफिकेशन आप याद कर लेना, उसके बाद फिर आप ये याद कर लेना, जेड शेर। ठीक है, यानी कि जेड शेर क्या है? जेड से पायरिजिनामाइड, एच से स्ट्रेप्टोमाइन, एच से क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन है, और फिर एच से आइसोनाइजिड है, पायराजिनामाइड है, इथाम्बिटोल है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन के साथ है ना, ये फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग के अंदर आएंगी, और जो है विदाउट सिंबल लिखी गई हैं ये सेकंड लाइन ऑफ ड्रग के अंदर आएगी। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग। ठीक है, तो वहाँ पे बता दिया जाएगा। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग वो उनके एग्जाम्पल हैं, वो ये सिंबल के साथ है। जो 5 एग्जाम्पल है वो ये होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। देखिए, सारी ही ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम है, मोस्टली सेम है। ठीक है, अल्टीमेटली आपको सेम ही मिलेगा, थोड़ा थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन लास्ट में जाके जो बात आती है वो एक ही आती है कि सारी ड्रग का एक कॉमन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो है माइकोलिक एसिड को ये इनहिबिट कर देते हैं। जो माइकोलिक एसिड होता है ना, इसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर दिया जाता है। अब ये माइकोलिक एसिड क्या होता है? देखिए, जो बैक्टीरिया होता है ना, उसकी जो सेल वॉल है वो माइकोलिक एसिड से बनी हुई होती है। तो अगर माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस ही रोक दी गई तो सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगी, तो सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगी तो बैक्टीरिया मर जाएगा। ठीक है, तो जितनी भी ये ड्रग्स है, मोस्टली ड्रग का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सेम रहेगा कि माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोक दिया गया, अल्टीमेटली सेम रहेगा। ठीक है, प्रॉपर स्पेसिफिक सेम नहीं है, बिल्कुल अल्टीमेटली रहेगा। मतलब लास्ट में जो लाइन है वो यही लिखनी है। ठीक है, अब देखिए कैसे, जो आइसोनायाजिड है ना, उसका दूसरा नाम है आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड। ठीक है, आइसोनायाजिड का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? सबसे पहले तो आइसोनायाजिड एक प्रोड्रग होती है। ये बात प्रोड्रग के अंदर भी मैंने आपको बताई थी, जहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्रग था वहाँ पे आइसोनायाजिड का एग्जाम्पल भी था कि आइसोनायाजिड एक प्रोड्रग होती है। ये जो ड्रग है ये कैटजी एंजाइम के द्वारा एक्टिवेट की जाती है। प्रोड्रग क्या होती है? जो हमारी बॉडी के बाहर इनएक्टिव है और बॉडी के अंदर जाने के बाद एक्टिव है। तो ये एक एंजाइम के द्वारा, जिसका नाम है कैट जी एंजाइम, तो इस एंजाइम के द्वारा एक्टिव की जाती है। और आइसोनायाजिड को एक्टिव किया जाता है आइसोनिकोटिनिक एसिड के अंदर। तो ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, अब ये इस काम करेगी हमारी बॉडी में। अब ये कैसे काम करेगी? आइसोनिकोटिनिक एसिड जो है वो क्या करेगा, वो माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, और माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस इनहिबिट कर दी, यानी कि जो सेल वॉल है वो नहीं बन पाएगी। अल्टीमेटली सेल वॉल की सिंथेसिस इनहिबिट कर दी तो बैक्टीरिया मर जाएगा। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आइसोनायाजिड। ठीक है, नेक्स्ट है इथोनामाइड। इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है। क्या? माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोक दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इथाम्बिटोल। इसका भी सेम है, ये एक बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है जिसमें है माइकोलिक एसिड की इनकॉर्पोरेशन को रोक दिया जाता है। इनकॉर्पोरेशन को रोकने से क्या होगा? रिजिडिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। माइकोलिक एसिड जो है वो सेल वॉल बनाता है और सेल वॉल का काम होता है रिजिडिटी प्रोवाइड कराना। तो अगर इनकॉर्पोरेशन को रोक दिया तो रिजिडिटी ये प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, अल्टीमेटली जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी बैक्टीरिया की। ठीक है, ये इथाम्बिटोल का काम है। पायरिजिनामाइड, पायरिजिनामाइड का भी वही काम है। ये क्या करता है? माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, लेकिन खास बात क्या है, ये भी एक प्रोड्रग है। जैसे आइसोनायाजिड एक प्रोड्रग थी, ये भी एक प्रोड्रग है, और ये एक्टिवेट की जाती है अमाइडेज एंजाइम के द्वारा। जो एम ट्यूबरक्लोसिस एमाइडेज एंजाइम है उसके द्वारा ये एक्टिवेट की जाती है, और इसकी एक्टिव फॉर्म होती है ये, जिसको बोलते हैं पायराजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पायराजीनामाइड एक्टिवेट की जाती है एम ट्यूबरक्लोसिस अमाइडेज एंजाइम के द्वारा, और इसकी एक्टिव फॉर्म है पायराजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी है। ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया को किल करती है ये। और इसका काम क्या है? इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करना। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, पास जिसकी फॉर्म शॉर्ट फॉर्म है। देखिए,
बैक्टीरिया के अंदर क्या है, एक फोलेट मेटाबॉलिज्म चलता है। जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर एक फोलेट मेटाबॉलिज्म चलता है, जिसकी वजह से माइकोलिक एसिड बनती है। अब माइकोलिक एसिड बनती है तो सेल वॉल बनती है, और सेल वॉल फिर रिजिडिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। अगर इस फोलेट मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर दिया जाए तो माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस भी नहीं होगी। ठीक है, तो वो सिंथेसिस नहीं होगी तो बैक्टीरिया मर जाएगा। तो पास जो पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड है, ये ड्रग क्या करती है, फोलेट मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से जो माइकोलिक एसिड है उसकी सिंथेसिस भी इनहिबिट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, ये जो ड्रग है ये क्या कर रही है, ये डायरेक्ट माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट नहीं कर रही है, ये क्या फोलेट मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करके माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही है। अगर आपको ये स्पेसिफिक याद नहीं है तो आपको वन लाइन में आप ये लिख सकते हो कि पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड इज एक्टिंग बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड। ठीक है, एक लाइन में आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि अल्टीमेटली सारी ड्रग का क्या काम है, माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोकना। ठीक है, अब आगे देखिए, एक और एग्जांपल यहाँ पे दिखेगा आपको, राइफा एम्पिसिन ये क्या कर रहा है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो ये एंजाइम होता है इसको इनहिबिट कर रहा है, इसको काम करने से रोक रहा है। अब इसका क्या काम है, इसका काम है माइकोलिक एसिड बनाना। देखिए ये भी अल्टीमेटली क्या है, माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, डायरेक्टली तो कर नहीं रहा है बट इनडायरेक्टली तो कर रहा है। तो यहाँ भी आप वन लाइन में आप लिख सकते हो कि माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है। ये आपको तब लिखना है जब आपको याद नहीं रहता है। अगर आपको ये पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद रहता है तो अच्छी बात है। तो राइबा एम्पिसिन क्या करेगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, इनहिबिट करने के माइकोलिक एसिड नहीं बन पाएगा। ओके, नेक्स्ट जो ड्रग है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये जो ड्रग है ये हम पहले कर चुके हैं। अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो एंटीबायोटिक है, वो जो टॉपिक किया था उसके अंदर थी, तो ये है इट इज़ एन अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। ये मेनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। ठीक है, हाई लो कंसनट्रेशन में स्टैटिक है और हाई कंसनट्रेशन में साइडल है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वहाँ पे भी किया था, यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करती है, बैक्टीरिया के अंदर 30S राइबोसोम होता है जिसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करती है, बैक्टीरिया के अंदर जो 30S राइबोसोम है उस 30S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड हो जाती है। बाइंड होने से क्या होगा, जो बैक्टीरिया का जो राइबोसोमल सब यूनिट है वो टीआरएनए की मिस रीडिंग करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यानी कि वो जो टीआरएनए के अंदर रीडिंग है वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या है, मिस रीडिंग होगी टीआरएनए के अंदर। अगर मिस रीडिंग होगी तो राइबोसोमल सब यूनिट क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगी। और जो प्रोटीन है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए एसेंशियल होता है। अगर प्रोटीन की सिंथेसिस इनहिबिट हो गई तो क्या होगा, बैक्टीरिया मर जाएगा फिर। तो कैसे काम करता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरियल 30S राइबोसोम के साथ बाइंड करता है और प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, तो ये थे आपके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स के, या फिर ड्रग्स कह लो आप। ठीक है, तो ये कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थे। अब बात करते हैं सिंथेसिस की। आपके सिलेबस में 2 सिंथेसिस दिए हुए हैं। पहला सिंथेसिस है आइसोनायाजिड का। आइसोनायाजिड कैसे बनता है, देखिए 4 मिथाइल पायरिडीन हम लेंगे, उसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो ये CH3 था, इसका ऑक्सीडेशन हुआ COOH हुआ, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐड हो गया यहाँ पे। फिर क्या है, यहाँ पे NH2 के साथ रिएक्ट किया और वहाँ पे फिर डायरेक्ट क्या है, आइसोनायाजिड बन गया। तो 2 स्टेप का सिंथेसिस है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सिंपल है। 4 मिथाइल पायरिडीन का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होने के बाद जो भी ये बनेगा उसके अंदर NH2 को ऐड किया जाएगा, उसके साथ ये रिएक्ट होगा। रिएक्ट होने के बाद क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है ये सेम रहने वाला है, सिर्फ यहाँ पे चेंजेज होगा। जो क्या होगा, क्या यहाँ पे अल्टीमेटली देखिए, जो ये NH2 है ना, जो ये NH2 है जो यहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे अटैच होगा, ये कैसे होगा, ये जो NH2 है इसका तो H और यहाँ से OH पानी बन के बाहर निकल जाएगा और ये फिर यहाँ पे अटैच होएगा। देखिए NH और NH2, तो ये आइसोनायाजिड बन गया। तो बिल्कुल सिंपल सिंथेसिस है, ये आपको याद करना है। आगे है पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड का। देखिए ये बनेगा 3 नाइट्रोफिनोल से।
ओके, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड 3 नाइट्रोफिनोल से बनेगा ये 1 2 3। थर्ड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है और ये हमारा फिनोल है। तो 3 नाइट्रोफिनोल के अंदर हम CO के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, CO के साथ जैसे ही रिएक्ट कराएंगे तो क्या है, यहाँ पे COH लग जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर इसका हम क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे। ठीक है, निकल की प्रेजेंस में रिडक्शन होगा। रिडक्शन होने से क्या होगा, जो ये NO2 है यहाँ से NO2 का NH2 बन जाएगा। अब रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो NO2 की जगह NH2 आ जाएगा, यहाँ पे रिडक्शन होएगा। रिडक्शन होने से हमारा पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये भी 2 स्टेप ऑफ सिंथेसिस है। तो ये भी बहुत ईजी है, ये भी आप याद कर लेना। आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर की। देखिए ये सारे स्ट्रक्चर तो नहीं है, लेकिन ये वो स्ट्रक्चर हैं जो बहुत ही आसान है, आप याद कर सकते हो। आइसोनायाजिड और पायराजिनामाइड ये तो आपको याद करने ही करने हैं क्योंकि इनका सिंथेसिस है। फिर उसके बाद इथोनामाइड, ये स्ट्रक्चर आपको याद करना है, ये भी आपको याद करना है। ठीक है, और थाया एसिडाजोन, इनमें से 1 2 3 4 5 6 ये 6 स्ट्रक्चर हैं। इनमें से एटलीस्ट 5 स्ट्रक्चर आप कोई भी याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि सारे स्ट्रक्चर आपको याद नहीं होंगे, फिर भी सारे स्ट्रक्चर नोट्स के अंदर मैं दे दूंगा। जोन से भी 5 स्ट्रक्चर आपको इजी लगते हैं वो स्ट्रक्चर आपको याद करने हैं। ठीक है, हर क्लासिफिकेशन के साथ। ये बात मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपको क्या करना है। मेड कैम का केवल एक ही रूल है, अगर आप मेड कैम के अंदर आपको नंबर लेके आने हैं अच्छे से, तो आपको क्या करना है, बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि हमको याद नहीं होती। ठीक है, देखिए थ्योरी पार्ट जो है, इंट्रोडक्शन है, क्लासिफिकेशन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो मैंने आपको करवा दिया। अब आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन है वो आपको याद करनी पड़ेगी, उसकी कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, कोई भी ट्रिक अगर आप बनाओगे तो फिर वो आपको ट्रिक भी याद करनी पड़ेगी, है ना। इससे डायरेक्ट है आप ड्रग याद कर लो, और ट्रिक आपको अपनी ही बनानी है। कोई भी आप नॉन सेंस या फिर सेंसेबल कोई भी ट्रिक बनाओ जिससे आपको ड्रग याद हो जाए। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि क्लासिफिकेशन याद कैसे करते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि क्लासिफिकेशन को आपको 4 से 5 बार याद करना पड़ेगा, तब आपको एक एक ड्रग याद हो जाएगी। ठीक है, इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझा दिया, क्लासिफिकेशन आप याद करोगे, मैकेनिज्म एक्शन बिल्कुल सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और रही बात सिंथेसिस की, सिंथेसिस बहुत ही आसान है, वो आपको याद करने पड़ेंगे। और क्लासिफिकेशन के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रक्चर याद करनी पड़ेंगी। मेड कैम के अंदर अगर आपने स्ट्रक्चर नहीं बनाई तो आप पास नहीं हो सकते, नंबर नहीं आएंगे आपके। ठीक है, तो क्या करना है, हर क्लासिफिकेशन के साथ एटलीस्ट 4 से 5 स्ट्रक्चर आपको याद करने हैं। 4 तो करने ही करने हैं, अगर 5 या 5 से ज़्यादा कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, एटलीस्ट 4 करो। जो ये बोलते हैं कि हमसे मेड कैम नहीं होगी तो उनको 4 स्ट्रक्चर याद करने ही पड़ेंगे। और जिनके सिंथेसिस है ना, उनके तो स्ट्रक्चर करने ही करने हैं। ठीक है, और बाकी मान लिया, देखिए इसके अंदर क्या 2 सिंथेसिस थे आपके। ठीक है, पहला सिंथेसिस आइसोनाइजिड, दूसरा ये, तो 2 स्ट्रक्चर तो आपको याद हो गए। इसके अलावा 3 ही तो करने हैं, तो ये 3 कर लीजिए आप, हो गए 5, या फिर ये 2 कर लीजिए, हो गए 4। तो ऐसे आपको याद करना है। ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये लेक्चर समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।